कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि लोग उसे पीने से पहले जहर को चुन लेते हैं। मैं अयान मल्होत्रा एक स्वतंत्र डिटेक्टिव हूं। सच्चाई तक पहुंचना मेरा जुनून है और झूठ की परतों को उधेड़ना मेरी आदत। पर इस केस ने मेरे अनुभव की जमीन हिला दी थी। ये सिर्फ एक ऑफिस केस नहीं था, ये एक जहरीली साजिश थी जहां हर मुस्कुराहट में छिपी थी एक तलवार और हर दोस्ती की बुनियाद में था एक षड्यंत्र। 3 अक्टूबर की सुबह थी जब मुझे एक अजीब फोन कॉल आया। कॉल करने वाला था एसीपी समीर राठौड़, पुराना दोस्त और अब एक सीनियर पुलिस अफसर। अयान, एक केस है जो सिर्फ तुम्हारे बस का है। ऑफिस में कोई जहर दे रहा है पर सबूत नहीं है, कोई कैमरा क्लू नहीं और हर कोई मासूम लग रहा है। उसकी आवाज में कुछ था, एक बेचैनी, एक डर। मैंने बस इतना कहा, पता भेजो, मैं आ रहा हूं। जेनिथ कॉर्प एक मल्टीनेशनल कंपनी मुंबई के पॉश लोअर परेल इलाके में थी। 21वीं मंजिल पर उसका हेड ऑफिस था। जब मैं वहां पहुंचा तो माहौल में अजीब सी खामोशी थी। रिसेप्शनिस्ट की मुस्कान बनावटी लगी और कॉरिडोर से गुजरते हुए मैंने महसूस किया, यहां कुछ है जो दिख नहीं रहा। एसीपी समीर मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया जहां 3 लोग पहले से बैठे थे। सीईओ मेहर रस्तोगी, एचआर हेड सोनिया दत्ता और एटी मैनेजर प्रांशु चौबे। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। पिछले 1 महीने में ऑफिस के 4 एम्प्लॉय अस्पताल जा चुके हैं। सभी में एक समान लक्षण, चक्कर आना, उल्टी, बेहोशी और किडनी में फेल्योर की शुरुआत। डॉक्टर्स ने जहर बताया है, लेकिन कैसे और किसने, कोई नहीं जानता। मैंने पहली नजर में मेहर रस्तोगी को देखा, एक प्रभावशाली महिला, मगर उसकी आंखों में डर था, या शायद कोई छिपा हुआ राज। क्या जहर सिर्फ ऑफिस में ही पाया गया है? मैंने पूछा। हाँ, समीर बोला, घरों में या बाहर कोई लक्षण नहीं। कुछ तो इस बिल्डिंग में हो रहा है। मैंने सबसे पहले कैंटीन का रुख किया, किचन स्टाफ से बातचीत की। वहां एक लड़का, रमेश, थोड़ा नर्वस लग रहा था। सर, हम खाना रोज टेस्ट करके देते हैं, हमारे पास कैमरे भी हैं, कोई बाहरी नहीं आता और मटेरियल भी टेस्टिंग के बाद ही यूज होता है। मैंने कैमरे के फुटेज मांगे, कुछ भी असामान्य नहीं, सब कुछ सामान्य, शायद बहुत ज्यादा सामान्य। कभी कभी जब चीजें बहुत साफ होती हैं, तब शक गहराता है। मैंने कुछ उन कर्मचारियों से बात की जो अस्पताल से लौट चुके थे। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विक्रम चौहान, एक सीनियर मैनेजर जो सबसे पहले बीमार पड़ा था और अब कोमा में है। उसकी डेस्क की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला सिवाय एक पेन ड्राइव के जो डेस्क के नीचे चुपचाप पड़ी थी। पेन ड्राइव खोली, उसमें कुछ ऑफिस ईमेल, मीटिंग रिकॉर्डिंग और एक वीडियो क्लिप थी। उस क्लिप में एक बातचीत रिकॉर्ड थी, अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम जान से जाओगे विक्रम। ये गेम बड़ा है और तुम बस एक प्यादे हो। आवाज धुंधली थी, साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विक्रम को धमकी मिली थी और जहर देने वाला कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था। मैंने सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से दोबारा देखा। एक चीज उभर कर आई, हर बार जब पीड़ित कर्मचारी अपनी सीट छोड़ता था, कोई न कोई एचआर डिपार्टमेंट का व्यक्ति उनके केबिन में प्रवेश करता था। खासकर सोनिया दत्ता। क्या वो चुपचाप दस्तावेज रख रही थी या कुछ और? मैंने खुद से पूछा। मैंने समीर से सोनिया की बैकग्राउंड डिटेल्स निकलवाई। कुछ अजीब सामने आया। 3 साल पहले वो एक और कंपनी में काम करती थी जहां एक कर्मचारी की रहस्यमयी मौत हुई थी और केस आज तक अनसुलझा था। क्या ये महज इत्तेफाक था? मैंने जेनिथ कॉर्प की रात की ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से बात की। नाम था हरीश। साहब, एक बात है, पर किसी से मत कहिएगा। कभी कभी रात के 1 बजे के बाद सोनिया मैडम ऑफिस आती है, अकेली, कभी 15 मिनट, कभी 1 घंटा। रात को अकेली क्यों? मैंने पूछा। कहती है क्लाइंट से कॉल्स होती है विदेश से, पर कैमरे में बहुत कुछ नहीं दिखता।
वो हमेशा कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है। मैंने जहर की लैब रिपोर्ट देखी। थैलियम, एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत जानलेवा जहर, बिना स्वाद, बिना गंध के धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। थैलियम मेडिकल और साइंटिफिक लैब्स में ही पाया जाता है और जेनिथ कॉर्प के 80 डिपार्टमेंट में एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहा था, प्रोजेक्ट क्रोनो। प्रोजेक्ट क्रोनो, मैंने उसके बारे में मेहर रस्तोगी से पूछा। उसने चौंक कर कहा, वो प्रोजेक्ट बहुत ही हाई लेवल है और उसमें सिर्फ प्रांशु को एक्सेस है। अब कहानी में दूसरा नाम जुड़ गया, प्रांशु चौबे। उसी शाम एचआर डिपार्टमेंट की एक और कर्मचारी नेहा शर्मा अचानक ऑफिस में बेहोश हो गई। हालत गंभीर थी, लेकिन इस बार हम तैयार थे। उसके पास एक गुप्त कैमरा पेन लगा था जो मैंने चुपचाप सुबह उसे दिया था। जब हमने फुटेज चेक की तो साफ दिखा, एक हाथ उसके वाटर बॉटल में कुछ मिला रहा है। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन घड़ी वही थी जो प्रांशु पहनता है। जब मैंने प्रांशु को टकराया और सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उसने चुपचाप मेरी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, आपको लगता है मैं जहर दे रहा हूं? सर, मैंने ही विक्रम को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आपको शायद नहीं पता, असली शिकार मैं हूं। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें डरी हुई थी और उसकी आवाज में झूठ नहीं था। तो फिर जहर देने वाला कौन है? केस अब गहराई में जा रहा था। सोनिया की रात की विजिट, प्रांशु का बचाव, विक्रम की पेन ड्राइव और थैलियम की मौजूदगी, हर रास्ता नए दरवाजे खोल रहा था। पर दरवाजों के पीछे अंधेरा था। मैं जानता था इस केस का सच बहुत गहरा है और यह सिर्फ एक ऑफिस क्राइम नहीं, बल्कि इंसान की सबसे काली भावनाओं की कहानी है। ईर्ष्या, लालच, बदला। झूठ के पर्दे कभी न कभी उतरते ही हैं, और जब उतरते हैं तो उनके नीचे की सच्चाई अक्सर किसी मौत से कम नहीं होती। मैं प्रांशु चौबे की आंखों में झांक रहा था। उसने मुझसे कहा था, मैं असली गुनाहगार नहीं हूं, असली शिकार मैं हूं। और यह सुनकर मेरी तफ्तीश की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। मैंने उस रात ऑफिस नहीं छोड़ा। एक खाली केबिन में बैठकर मैंने अब तक की सारी कड़ियों को दोहराया। प्रियंका की मौत और उसका आखिरी मेल, विक्रम की धमकी भरी रिकॉर्डिंग, नेहा की बेहोशी और कैमरा पेन में दिखा चेहरा, सोनिया की रात की विजिट, प्रांशु की सफाई और उसके डरे हुए चेहरे की झलक। अब तक लग रहा था कि सोनिया या प्रांशु में से कोई जहर दे रहा है, लेकिन अब कुछ और सामने आने वाला था जो पूरी तफ्तीश की जड़ें हिला देगा। मैंने विक्रम की पुरानी ईमेल्स को गहराई से पढ़ना शुरू किया। एक नाम बार बार आ रहा था, प्रोजेक्ट क्रोनो। यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। जेनिथ कॉर्प इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी नई बायोटेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी जो इंसानी व्यवहार को ट्रैक और कंट्रोल कर सकती थी। नींद, एकाग्रता, तनाव और हां, शारीरिक प्रतिक्रियाएं। और इसका रिसर्च हेड कोई और नहीं, सीईओ मेहर रस्तोगी थी। विक्रम ने एक मेल में लिखा था, अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो इंसान को जिंदा लाश बनाना आसान होगा। मैं इस पर सवाल उठाने जा रहा हूं, क्या विक्रम इसलिए निशाना बना? मैंने लैब से जहर की रिपोर्ट मंगवाई। थैलियम, एक ऐसा जहर जो खाने या पानी में बिना रंग और गंध के मिल सकता था और धीरे धीरे शरीर को खोखला करता था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मुझे बताया, यह जहर मेडिकल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए होता है। इसे आसानी से कोई हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे बहुत अंदरूनी एक्सेस ना हो, यानी किसी आउटसाइडर का इसमें हाथ होना मुश्किल था। तो क्या जहर अंदर से ही दिया जा रहा था? मैंने सोनिया को दोबारा बुलवाया। रात को ऑफिस आना, बिना सीसीटीवी में चेहरा दिखाना, बार बार बीमार कर्मचारियों की सीट के पास दिखना, क्या ये सब इत्तेफाक है? उसने कहा, मुझे खुद पर शक था, डिटेक्टिव, लेकिन मुझे एक नाम मिला था, प्रोजेक्ट क्रोनो के डेटा में कुछ गड़बड़ी। मैं उसी का पीछा कर रही थी।
क्या मेहर रस्तोगी उस डेटा से छेड़छाड़ कर रही थी? मैंने पूछा। सोनिया एकदम चुप हो गई, फिर बोली, मैं नहीं जानती, या शायद मैं जानती हूं पर साबित नहीं कर सकती। ठीक उसी शाम आईटी डिपार्टमेंट का एक और कर्मचारी विराज कक्कड़ कॉफी पीते ही जमीन पर गिर पड़ा। अब यह स्पष्ट था, जहर देने का सिलसिला अभी भी जारी था, पर इस बार हमने पूरी कैंटीन को सील किया था। हर कप, हर मग, हर बोतल को स्कैन किया गया। विराज की कॉफी में भी थैलियम मिला, लेकिन अब मेरे पास एक नया क्लू था। एक ट्रे में एक कोडिंग चिप लगी थी, बहुत सूक्ष्म, पर वो ट्रैक कर सकती थी किसने उस मग को छुआ। मैंने मेहर को ऑफिस के बोर्ड रूम में बुलाया। आपका नाम प्रोजेक्ट क्रोनो के हर फाइल में क्यों है? विक्रम और प्रियंका आपसे सीधे सवाल क्यों कर रहे थे? सोनिया आपको क्यों शक की नजर से देखती है? वो मुस्कुराई। आपको लगता है मैं अपनी ही कंपनी में लोगों को जहर दूंगी? एक सीईओ होकर? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शक की डोर अब कहीं और जा रही थी। रात 2 बजे की फुटेज में एक शख्स देखा गया जो रिसर्च लैब से निकला, और उसके पास एक बैग था। फुटेज में चेहरा नहीं था, लेकिन हाथ में थी एक गोल्ड घड़ी जिस पर ब्लू डायल था, ठीक वैसी ही घड़ी जो विराज कक्कड़ ने पहनी थी। वही व्यक्ति जो शाम को जहर पीकर गिरा था। क्या वो सच में शिकार था या शिकार दिखाया गया? मैंने प्रांशु से आखिरी बार बात की। वो कौन थी? कौन सबको कंट्रोल करना चाहती थी? उसने बस इतना कहा जिसे आप सबसे ऊपर समझते हैं, वो सबसे नीचे से सबको नचाती है। असली खतरा अब भी छुपा हुआ है। अब सवाल बदल चुके थे। विक्रम की धमकी किसके खिलाफ थी? प्रियंका को क्या पता था जो उसे जान देकर छुपाना पड़ा? सोनिया सच्चाई ढूंढ रही थी या खुद उसे छुपा रही थी? सीईओ मेहर, क्या वो सिर्फ दिखावटी चेहरा थी? और प्रोजेक्ट क्रोनो, क्या ये कोई टेक्नोलॉजी थी या एक पूरी साजिश का नाम? सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जब वक्त आता है वो खुद सामने आता है, बिल्कुल जहर की तरह, जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है और फिर एक झटके में सब खत्म कर देता है। जेनिथ कॉर्प के भीतर एक घना अंधेरा फैल चुका था। ऑफिस की सफेद दीवारों के पीछे अब रहस्य की दरारें खुलने लगी थी। 3 मौतें, एक कोमा, और अब तक 3 संदिग्ध, सोनिया, प्रांशु और सीईओ मेहर। लेकिन अब चौथा नाम जुड़ चुका था, विराज कक्कड़, जिसे सबने जहर का शिकार समझा था। शायद वो खुद शिकारी था, या फिर वो महज एक मोहरा था। सीसीटीवी फुटेज में दिखी घड़ी के आधार पर पुलिस ने विराज को निगरानी में लिया। उसके ऑफिस लॉकर से एक दस्तावेज मिला जिस पर लिखा था, क्रोनो कंट्रोल फेज 2 बिगिंस। फेज 2? तो क्या पहला चरण वो जहर था? क्या प्रोजेक्ट क्रोनो के पीछे कोई और शक्ति काम कर रही थी? विराज की गिरफ्तारी के बाद सीईओ मेहर ने प्रेस में बयान दिया, जेनिथ कॉर्प हर प्रकार के अपराध के खिलाफ है। हम पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। पर उसके पीछे खड़ी सोनिया की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी, जो जैसे कह रही थी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जब हमने उस प्रोजेक्ट की गुप्त फाइलें डीकोड की, तब असली झटका लगा। क्रोनो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो एक प्लान था, एक गुप्त रणनीति जिसका उद्देश्य था कर्मचारियों के व्यवहार और निर्णयों को धीरे धीरे ड्रग्स के जरिए नियंत्रित करना, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़े लेकिन इंसान खुद अपने फैसले न ले सके। हर कर्मचारी के डेस्क में छोटा सा वायरलेस माइक्रोस्प्रेयर था जो थैलियम और अन्य न्यूरो ड्रग्स का सूक्ष्म विसर्जन करता था, और ये सब एआई से जुड़ा था। इस सिस्टम का मुख्य ऑपरेटर कौन था? जवाब था प्रांशु चौबे। मैंने प्रांशु को उसके सामने बैठाकर पूछा, प्रोजेक्ट क्रोनो का मास्टरमाइंड कौन है? सोनिया, मेहर, विराज या तुम खुद? उसने एक पल मेरी आंखों में देखा और कहा, प्रोजेक्ट क्रोनो सिर्फ एक टेस्ट था, असली प्रयोग अभी बाकी है। मेहर ने इसे शुरू किया, सोनिया ने प्रोटेक्ट किया,
मैं सिर्फ एक प्रोग्रामर था, लेकिन असली मास्टरमाइंड वो चुप हो गया जैसे ही मैं जेनिथ कॉर्प के सर्वर रूम में पहुंचा। मेरे कानों में कुछ बातें गूंजी, एक रिकॉर्डिंग से। जब इंसान सोचने लगे कि जहर कोई और दे रहा है, तब सबसे सुरक्षित वही होता है जो असली जहर दे रहा होता है। लोगों की नजरें जिन पर होती हैं, वो तो बस खिलौने होते हैं। आवाज जानी पहचानी थी, एसीपी समीर राठौर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समीर, मेरा दोस्त, मेरे साथ हर कदम पर था। वही असली मास्टरमाइंड था। उसने प्रोजेक्ट क्रोनो को राज्य के अंदर के दबाव में बनवाया था, ताकि सरकार कॉरपोरेट कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सके। लेकिन बाद में इस टेक्नोलॉजी को ब्लैक मार्केट में बेचने का सौदा किया गया। जिन्होंने विरोध किया, विक्रम, प्रियंका, नेहा, वे मारे गए। सोनिया और प्रांशु को शक हुआ, लेकिन दोनों डर से चुप रहे। विराज सिर्फ एक डेटा हैंडलर था जिसे फंसाया गया। मैंने समीर को आमने सामने बुलाया। कितनी कीमत थी इंसानी जिंदगियों की, मैंने पूछा। वो हंसा। तुम भी तो इसी सिस्टम के हिस्से हो अयान। सच्चाई से कुछ नहीं बदलता, मैंने बस इतना कहा। पर आज तुम हार गए, क्योंकि ये केस अब मेरा नहीं, कानून का है। एसीपी समीर गिरफ्तार हुआ। मेहर और सोनिया को सस्पेंड कर दिया गया। प्रांशु को क्लीन चिट मिली और उसने खुद कंपनी छोड़ दी। प्रोजेक्ट क्रोनो की सारी रिसर्च सरकारी रिकॉर्ड में जब्त कर ली गई और जेनिथ कॉर्प को बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए। हर केस सिखाता है कुछ नया। इस बार मैंने सीखा, जो सबसे करीब हो वही सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। जहर बाहर से नहीं आया था, वो तो हमारे बीच ही था, हमारे सिस्टम में, हमारे रिश्तों में, हमारी सोच में। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल अब भी था, क्या सच में ये अंत था, या फिर कहीं कोई नया प्रोजेक्ट क्रोनो अपनी शुरुआत के इंतजार में है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें